ग्लोरियस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और हिंदी व्याकरण क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और आज हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण सेशन पर जिसका नाम है क्रिया। जी दोस्तों, क्रिया से आप अवगत भी होंगे और ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर हम लोग क्रिया किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्ब कहा जाता है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। देखिए, क्रिया क्या होता है, आमतौर पर हम बात करें तो हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, वो तमाम हमारे क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे सब क्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ इंपॉर्टेंट बात है। काम के करने या होने का बोध कराता है, यानी हम कोई काम करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, ये तमाम क्रिया है जिसको हम लोग करते हैं। और होने के बाद क्या हो रही है, जैसे में वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा होती है, गाड़ी चलता है, हवा बहती है, ये सब बहती और चलती है, उसके अंदर वर्षा होती है, ये तमाम जो है ना, ये भी क्रियाएं हैं। तो कहने का मतलब एक क्रिया हम लोग करते हैं और एक क्रिया होती है, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया, किसी काम के करने या होने का बोध हो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। आई होप कि आप क्रिया समझ गए होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना सोना आदि ये तमाम जो है हमारी क्रिया है, यानी वर्ब है, यानी काम के करने का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है, क्रिया है। इसको अंग्रेजी में हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अगर हम क्रिया की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण के जरिए हम वाक्य में भी प्रयोग करके यहाँ पर दिखाया गया। राकेश गाना गाता है। देखिए यहाँ पर बात करें तो राकेश करता है यहाँ पर, ठीक है, और गाना अब यहाँ पर कर्म है और गाता यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो क्या हमारा क्रिया है। यानी गाना ये हमारा कर्म हो गया और गाता जो है ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। फिर देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता, यहाँ पर पढ़ना जो है, पढ़ता जो यहाँ पर एक क्रिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मनोरमा, जो है यहाँ पर मनोरमा नाचती है, तो यहाँ पर नाचती जो हमारा होगा वो क्रिया हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर है मानव धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर चलता जो है ये हमारा क्रिया हो जाएगा और धीरे दिया हुआ हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग जब आप लोग को पढ़ाए थे अविकारी शब्द, वहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण, विषमयादी विशेषण और निपात के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लगातार आप जुड़े होंगे तो लगातार आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होते गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अपने जो भी एग्जाम की तैयारी आप करते होंगे उस एग्जाम में आपको तेज़ गति प्रदान करने के लिए ये सहायक साबित होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता। तो यहाँ पर दौड़ता जो है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यानी ऊपर में दिए गए दौड़ता, चलना आदि शब्द क्या हमारा क्रिया है, यानी किसी के काम के होने का बोध हो रहा है वो हमारा क्रिया है। नेक्स्ट बात करिए, अगर हम क्रिया की बात करिए तो क्रिया से हमको बहुत चीज़ पता चलता है। कहने का मतलब हुआ, कोई भी काम कब समाप्त हुआ या कब भूतकाल में हुआ, भविष्य काल में होने वाले हैं, या कहने का मतलब हुआ वर्तमान काल में चल रहे हैं, तो हमको क्रिया ही से समझ में आता है कि काम कब किया गया है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूत में हो चुका है या भविष्य में होने वाला है या होगा। इसके बारे में हम लोग को जानकारी क्रिया ही से मिलता है, यानी वर्ब से ही मिलता है। ठीक है। अब एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्रिया का जो निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है, ना कहने का मतलब प्रत्यय लगा देते हैं धातु, ऐसे क्रिया जो होता है ना मूल रूप से धातु से ही बनता है। किससे बनता है, धातु से ही बनता है, तब क्रिया बन जाता है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में बांटा गया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 2 बात बताई गई आपको कि धातु से बनता है, यानी क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। जब हम धातु में प्रत्यय ना लगा देते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्रिया बन जाता है। इसमें देखिए खा, यहाँ पर खा बन गया, अगर इसमें हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो खाना बन जाएगा, ये हमारा क्या है, क्रिया हो गया। उसका नाम देखिए दौड़ की बात करें तो ये दौड़ हो गया, इसमें अगर हम ना लगाते प्रत्यय दौड़ना हो गया। फिर हम लिखते हैं लिख, का लिखते हैं यहाँ पर लिख, अगर इसमें प्रत्यय ना लगाते हैं इसे हमारा क्या बनता है, लिखना बनता है। तो कहने का मतलब हुआ क्रिया का निर्माण धातु से होता है, और धातु में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय कहने का मतलब प्रत्येक प्रकार का शब्दांश है, हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके मतलब संज्ञान में देने के लिए बता देते हैं। तो वो प्रत्यय जो हमारा होता है किसी भी शब्द के क्या होता है, अंत में जाके लगता है तो हमारा प्रत्यय होता है, और उस शब्द से पहले लगता है वो हमारा उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर ना प्रत्यय लगेगा धातु में, तब जाके हमारे क्रिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्रिया की बात करें तो क्रिया को कर्म के आधार पर, देखिए क्रिया को पहले हम लोग बांटते हैं कर्म के आधार पर, तो 2 भाग में बांटते हैं। किसके आधार पर बात हो रही है, कर्म के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा
कर्म के आधार पर, कर्म को हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो कर्म के आधार पर दो भाग में बांटा कि एक हमारा अकर्मक क्रिया होता है, एक हमारा सकर्मक क्रिया होता है। क्या क्या होता है हमारा? एक नंबर में हमारा होता है अकर्मक क्रिया और 2 नंबर में सकर्मक क्रिया होता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक का मतलब होता है जहाँ कर्म ना हो या कर्म पर उसका क्रिया का फल ना पड़े, ये भी कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम सकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर स का मतलब होता है साथ में जहाँ पर कर्म हो, जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बारी बारी समझानेंगे कि आखिर अकर्मक क्रिया क्या है। देखिए अकर्मक क्रिया यहाँ पर अ लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं रहेगी, बल्कि कर्म यहाँ पर होगा ही नहीं, क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे में श्याम पड़ता है। देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोग को हो जाते हैं कि सर ऐसा कर्मक अकर्मक क्रिया में हम नहीं छांट पाते हैं या हम उसमें गलती कर जाते हैं। तो देखिए इसको बारीक समझिएगा। अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग तो क्या होता है? अकर्मक, यानी कहने का मतलब वो यहाँ पर कर्म नहीं है, यानी कहने का मतलब हुआ जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे, या कह सकते हैं कर्म का क्या हो? अभाव हो, उसको हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है श्याम पढ़ता है। क्या लिया गया? श्याम पढ़ता है। अगर बात करें श्याम यहाँ पर करता है, आप जानते हैं, और पढ़ता ये क्या है? क्रिया है। पढ़ता हमारा क्या है? क्रिया है। आप जानते हैं पढ़ना, लिखना, रोना, गाना ये हमारा सब क्रिया है। अब बात करें यहाँ पर श्याम पढ़ता है। देखिए अगर पढ़ना का डायरेक्ट अगर फल बात करें तो वो किस पर पढ़ रहा है? कर्ता पर पढ़ रहा है। यहाँ पर कर्म तो है नहीं। हाँ अगर रहता श्याम किताब पढ़ता है तो किताब हमारा यहाँ पर कर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। डायरेक्ट जो क्रिया जो है का फल जो है वो कर्म पर पढ़ रहा है, सॉरी किस पर पढ़ रहा है? कर्ता पर पढ़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसकी हम विश्लेषण की बात करें तो इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? यहाँ पर कोई जवाब हमको नहीं मिला, आप सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको जानना है कि सकर्मक अकर्मक है तो पूछ सकते हैं। श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आपको पता नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये अकर्मक क्रिया होगा। अब देखिए अब हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल अकर्मक क्रिया से लिया गया है। देखिए राजेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है पता नहीं, ये हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया एग्जाम्पल हो गया। सांप रेंगता है, ये भी अकर्मक क्रिया हो गया। पूजा हंसती है, क्या हंसती है? फिर अगर सीता रोती भी होगी तो क्या रोती है? ये भी हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। मेघना चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? तो ये हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया हो। क्या हो जाएगा? हमारा अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है या कर्म की अनुपस्थिति है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ पर रावण लजाता है, क्या लजाता है पता नहीं, ये भी हमारा कर्मक क्रिया है। राम बचाता है, क्या बचाता है पता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कर्म नहीं है, सीधे बचाता है, तो बचाता क्रिया है, तो क्रिया का डायरेक्ट फल जो पड़ रहा है वो हमको कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए उसका कहेंगे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आमतौर पर यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जहाँ पर हम लोग सीधे डायरेक्ट कर्ता पर पड़ जाएगा कर्म का प्रधान, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा सकर्मक क्रिया आया। अब देखिए नाम से अगर हम देखें तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है सकर्मक, जहाँ पर कर्म क्या हो? उपस्थित हो। स का मतलब साथ में, और कहाँ क्या साथ में होना चाहिए? क्रिया के साथ में कर्म होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, देखिए जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर कर्म का होना जरूरी है, यहाँ पर कर्म की उपस्थिति होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी अब यहाँ पर कर्ता पर नहीं पड़ेगा क्रिया का असर, बल्कि कर्म पर पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पर पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ हो, यानी कहने का मतलब हुआ कर्म के साथ होगा तो सकर्मक क्रिया, और कर्म से अलग होगा तो उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। कर्म के साथ तो सकर्मक क्रिया, अकर्म के साथ ना हो तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। दो चीज़ है, पॉइंट अब इसको नोट कीजिएगा, सकर्मक कब कहेंगे और अकर्मक हम कब कहेंगे।
अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर विकास पानी पीता है। देखिए आमतौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा, विकास पानी पीता है। अब इसमें गौर करेंगे तो विकास कर्ता हो गया, पानी यहाँ पर कर्म हो गया, और पीता हमारा क्रिया हो गया। तो यहाँ पूछेंगे विकास क्या पीता है, तो पानी पीता है। तो पीना का सेंस जो हुआ, पीता जो हुआ, जो क्रिया उसका प्रधान जो फल जो पड़ा वो हमारा किस पे पड़ा, पानी पर पड़ा। पानी हमारा क्या है, कर्म है। तो जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पीता क्रिया है का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म यानी पानी पर पड़ रहा था, ये क्या है, सकर्मक क्रिया। आई होप कि सकर्मक क्रिया आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं सकर्मक क्रिया से ही। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, रमेश फल खाता है। आपसे सवाल पूछेगा रमेश क्या खाता है, क्या से सवाल पूछा कीजिएगा, हमेशा आपको उत्तर मिल जाएगा। रमेश क्या खाता है, तो फल खाता है, मिल गया जवाब हमको, ये सकर्मक क्रिया। सेकेंड हमारा सुदर्शन गाड़ी चलाता, हम पूछेंगे चलाता तो क्रिया है, तो क्या चलाता है, तो ये गाड़ी चलाता है, तो ये भी हमारा सकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैं बाइक चलाता हूँ। तो मैं अगर हम आपसे पूछे कि मैं क्या चलाता हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा कि आप बाइक चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि क्रिया का प्रधान किस पर पड़ा, कर्म पर पड़ा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर राम सब्जी बनाता है, क्या है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, रमा सब्जी बनाती है। अब हम पूछेंगे कि रमा क्या बनाती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सब्जी बनाती है। तो यहाँ पर उसकी क्रिया जो किया गया है, बनाती जो क्रिया है वो सीधे डायरेक्ट पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। सुरेश सामान लाता है। अब हम पूछेंगे सुरेश क्या लाता है, तो आपका जवाब होगा कि सामान लाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लाना जो सेंस हुआ उसका जो फल जो पड़ा, उसका जो प्रभाव जो पड़ा वो किस पर पड़ा, कर्म पर पड़ा, इसलिए हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ ऊपर में जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं तमाम में आपने देखा कि सब क्रिया के जो फल पड़ रहे थे वो किस पर पड़ रहे थे, कर्म पर पड़ रहे थे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम सकर्मक क्रिया के बात करें, उसके भेद की बात करें, तो सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। क्या को भेद होता है, पहले हम बात करेंगे एक कर्मक। एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्म मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। यानी एक कर्म होगा उसको हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पर चलाता क्रिया है, तो एक ही गाड़ी चला रहा है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर कर्म एक, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें चलाता क्रिया है और गाड़ी कर्म है एक ही है, अतः यह हमारा क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया हो गया। और ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे वो हमारा एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और एक कर्मक क्रिया जो हमारा हुआ ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की प्रधानता, क्रिया जब होंगे उसकी फल जो कर्म पर पड़ेगा तब जाके हमारा सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। और जब एक कर्म ही मौजूद होगा वाक्य में क्रिया के साथ में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम द्विकर्मक की बात करें, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। द्विकर्मक का मतलब होता है कि क्रिया के साथ में दो कर्म मौजूद होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। यानी कहने का मतलब हुआ किसी क्रिया के साथ में दो कर्म होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। और एक नियम क्या है कि पहला कर्म जो हमारा होगा वो सजीव होगा यानी लिविंग थिंग्स होगा, और सेकेंड जो हमारा होगा वो क्या हमारा होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा। क्या होगा हमारा, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव होगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट याद रखिएगा कि जब दो कर्म आए क्रिया के साथ में उसको द्विकर्मक कहेंगे, और साथ में हमारा पहला कर्म जो होगा वो सजीव होगा और दूसरा कर्म क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, निर्जीव होगा। क्या होगा यहाँ पर, निर्जीव होगा यानी नॉन लिविंग थिंग होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो श्याम ने राधा को रुपये दिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, श्याम ने क्या किया, राधा को रुपये दिया। अब रुपये दिए गए उदाहरण में देना एक क्रिया है, आमतौर पर देना क्या है, क्रिया है, और इसमें दो कर्म है। कौन कौन कर्म है, राधा भी कर्म है यहाँ पर और रुपये भी कर्म है। देखिए राधा एवं रुपये कर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। और एक बात आपको लिखवाए थे कि पहला जो कर्म होगा वो सजीव होगा और दूसरा जो हमारा होगा वो निर्जीव होगा। तो यहाँ पर राधा की बात करें तो राधा क्या है, सजीव है, राधा सजीव है आप जानते हैं, और यहाँ पर रुपया जो हमारा क्या है, निर्जीव है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गया, जब दो कर्म रहेगा क्रिया से उसको द्विकर्मक कहेंगे, और साथ में एक हमारा सजीव होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, निर्जीव होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर हम रचना की बात करें, रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर चार भाग में बांटा गया। अगर रचना के आधार पर अगर हम कर्म की बात करें, सॉरी क्रिया की बात करें, तो इसको हम लोग चार भाग में बांटते हैं। कौन कौन है, हमारा पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है हमारा पहला, प्रेरणार्थक क्रिया है, इसको भी जानते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न कर कर किसी और से काम करा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आमतौर पर अगर आप
पढ़ना की बात करें, आप स्वयं पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ने से क्या करें, किसी और को क्या करें, काम सौंप रहे हैं, उससे पढ़वा रहे हैं। तो पढ़ना से पढ़वाना, फिर पीटना से खुद न मार के किसी और से पिटवा रहे हैं, तो पिटवाना जो हो गया वो हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। फिर लड़ना, स्वयं न लड़के किसी और को लड़ने के लिए कहना, तो लड़ना से लड़वाना जो होता है वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। दौड़ से दौड़वाना है कि नहीं, उसके अंत में मार से मरवाना, ये आमतौर पर जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, जो स्वयं करता नहीं करके बल्कि किसी और से काम करवाता है। यानी कहने का मतलब स्वयं वो काम को नहीं करेगा, क्रिया को नहीं करेगा, बल्कि किसी और से करवाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसे में लिखना से क्या हो जाता है, लिखवाना। अगर हम लिख हमारा क्रिया हो गया, इसे हमने क्या बना दिया, लिखवाना बना दिया। क्या बना दिया, लिखवाना बना दिया। उसके बाद में पढ़ से पढ़वाना बना दिया, तो ये हमारा तमाम जो होगा वो क्रिया होगा, कैसा होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, जो स्वयं करता है नहीं बल्कि किसी और से वो करवाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हम नाम धातु की बात करें, नाम धातु देखिए, नाम धातु ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्द जैसे संज्ञा, संज्ञानाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर नाम धातु क्रिया किसको कहेंगे, ऐसी धातु जिसमें हम लोग संज्ञा सर्वनाम को छोड़ करके, मतलब कहने का मतलब है छोड़ करके किसी और के साथ में बनेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे में अपनाना, उसके अंत में गरमाना, ये हमारा जो होगा, ये हमारा क्या होगा, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा, जिसमें ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों के साथ में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बनती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, नाम धातु कहते हैं। अब हम संयुक्त क्रिया की बात करें, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, आमतौर पर जानते हैं। संयुक्त क्रिया की बात करें, ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त करने का मतलब कंबाइंड होता है, कंबाइंड वर्ब की बात हो रहा है, तो ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं या संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे में देखिए, खा लिया, चल दिया और पी लिया। अब देखिए, अगर खा भी जो है वो हमारा क्रिया है, लिया भी क्रिया है, तो दो क्रिया मिल गया यहाँ पर, तो खा लिया बन गया। फिर चल दिया के बात करें, चल भी क्रिया और दिया भी क्रिया है, तो चल दिया फिर पी लिया, ये दोनों क्रिया से मिलकर बना, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब कृदंत की बात करें, तो कृदंत के बारे में जानते हैं हम लोग, जब प्रत्यय आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रत्यय के दो प्रकार पढ़े थे, कृदंत पढ़े थे, एगो तदित प्रत्यय के बारे में पढ़े थे। जब क्रिया के साथ लगता है प्रत्यय, उसको हम लोग कृदंत बोलते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम के बाद लगता है प्रत्यय, उसको हम लोग तदित प्रत्यय कर, इसके बारे में हम चर्चा प्रत्यय उपसर्ग में कर चुके हैं। ठीक है। कृदंत क्रिया की बात करें, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाता है, तो वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जब किसी भी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर एक नया क्रिया का रूप दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जब हम क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उस क्रिया को एक नया रूप देते हैं, क्या करते हैं, एक नया क्रिया के रूप दे देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, दौड़ना से दौड़ना, उसके अंदर में भागता। अब देखिए, दौड़ना था, अब दौड़ना से इसको हम क्या कर दिए, भागता कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन हो गया, ये दौड़ना फिर हो गया उसके अंदर में भागता, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया कहेंगे, क्योंकि भाग ये क्या होगा, क्रिया हो गया, इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कृदंत प्रत्यय कहेंगे। और ये कृदंत जो होगा हमारा, ये कृदंत क्रिया कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो प्रेरणार्थक क्रिया से लिया गया। देखिए यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों से काम करवाते हैं। देखिए हमने बोला आपको स्वयं ना करके बल्कि किसी और से करवाना, ये हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर क्या करें, माता पिता स्वयं काम नहीं कर रहे बल्कि बच्चों से करवा रहे, इसलिए हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। देखिए, सुनील अपने बेटे से काम करवाता है, यानी सुनील स्वयं काम नहीं करता बल्कि अपने बेटे से काम करवाता है, इसलिए क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, यानी खुद अध्यापक न पढ़ के बच्चों से पढ़वाता है, इसलिए यहाँ पर पढ़वाता जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि कर्ता स्वयं नहीं कर। अब संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया क्या होता है, देखिए मीरा बाई स्कूल चली गई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीरा बाई कहाँ चली गई, स्कूल चली गई। हमें चली और गई दोनों हमारा क्या है, क्रिया है। और आपको पता है कि जब दो क्रिया आएगा एक साथ तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। वह खा चुका है, खा भी क्रिया है और चुका भी क्या है, क्रिया है, तो दो क्रिया आया, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो क्रिया आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। देखिए, मीरा
महाभारत पढ़ने लगी। अब पढ़ने भी यहाँ पर क्रिया और लगी भी यहाँ पर क्रिया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। प्रियंका ने दूध पी लिया। अब देखिए यहाँ पर दूध हमारा कर्म है, जानते हैं यहाँ पर ने हमारा कारक है, प्रियंका हमारा क्या करता है, और पी और लिया, पी भी हमारा क्या है, क्रिया है, और लिया भी हमारा क्या है, क्रिया। इसलिए दो क्रिया यहाँ पर आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त क्रिया कहेंगे। आई होप कि आप क्रिया को बेहतर ढंग से समझ गए। एक इसमें और जोड़ लीजिएगा, एक हमारा होता है पूर्वकालिक क्रिया। अगर हम बात करें पूर्वकालिक क्रिया एक होता है, जिसको भी हम नोट करा देते हैं आपको, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, यानी कहने का मतलब हुआ जब एक क्रिया समाप्त होता है और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या हम बोले, पूर्वकालिक किसको कहेंगे, जब एक क्रिया समाप्त होता है अब बस उसके जस्ट क्या होता है, दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, राम खाकर सो गया। क्या लिखेंगे, राम खाकर क्या खो गया, राम खाकर सो गया, खाकर सो गया। अब यहाँ पर बात करें राम खाकर सो गया। अब यहाँ पर देखिए राम खाया और क्या हो गया, जस्ट सो गया। तो कभी भी किसी वाक्य में कर लगा रहेगा, खाकर, दौड़कर, पढ़कर, है कि नहीं, जाकर, ये तमाम जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो पहले जो समाप्त हुआ क्रिया उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब एक क्रिया समाप्त हो और उसके जस्ट बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में राम सोकर क्या हो गया, सोकर पढ़ लिया, या राम क्या हो गया, नहाकर स्कूल गया, नहाकर स्कूल गया, जिसे नहाया फिर वो स्कूल चला गया, उसी को जैसे नहाया, ठीक है, नहाकर, ये हमारा पूर्व क्रिया हो गया, क्योंकि इस पूर्व का मतलब पहले समाप्त हुआ, और स्कूल गया ये हमारा बाद वाला हो जाएगा। तो ऐसे क्रिया में जब प्रयोग होगा वाक्य में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। आई होप कि इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इसका टेस्ट लेंगे, यानी कहने का मतलब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं वो तमाम क्वेश्चनों को लेकर हम आपके लिए आएंगे। तब तक इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।